MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के भौतिकी के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूनिट फर्स्ट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आइए हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। यदि हम लोग समतल दर्पण के अलावा यदि हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में अगर प्रतिबिंब की बात करें तो इसमें भी हमेशा याद रखना है काल्पनिक, और अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, काल्पनिक एवं वास्तविक। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो काल्पनिक हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, परावर्तन का कोण होता है। चलिए हम लोग थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं। अगर हम लोग प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो ये जो आने वाली किरण है और ये जो जाने वाली किरण है, इसके बीच अगर अभिलंब की बात करें तो यहां पर जो कोण बनता है इसे हम लोग आपतन कोण, और यहां जो बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं और ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया आपतित किरण। तो हमें याद रखने की जरूरत है यहाँ पर कि परावर्तन कोण जो होगा वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होगा। तो परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच नहीं होगा, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होगा। इस तरह से आंसर इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये बहुत ही दिव्य क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका तो सभी को पता होगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनता है तो वो अवतल दर्पण के द्वारा बनेगा, और ये दोनों प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, वास्तविक भी और आभासी भी। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो यहां से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और यहां से काल्पनिक और वास्तविक दोनों। और यहां से अगर बात करें तो केवल काल्पनिक। चलिए इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब की अगर बात करें तो तीनों में बनता है। आभासी की अगर हम लोग बात करें तो तीनों में बनता है। यहां भी आभासी का निर्माण होता है, यहां भी होता है और यहां भी होता है। देखने वाली बात यहां पर यह है कि यहां तो केवल आभासी का ही निर्माण होगा और यहां पर दोनों प्रकार का।
आभासी और वास्तविक, और उत्तल में भी केवल आभासी। यहाँ पर याद रखिएगा केवल आभासी इसमें बनता है। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? और वस्तु से छोटा बात करें तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में सभी तरह के बड़ा छोटा और बराबर प्रतिबिंब देखने को मिलता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा। अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त हो सकता है, तो यहां पर दोनों ऑप्शन संभव है। और हमेशा छोटा की बात करें तो ये हो जाएगा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब की बात करें, छोटा, बड़ा और बराबर की बात करें तो यहां पर भी होगा, और यहां पर हमेशा बराबर ही निकलेगा। क्वेश्चन के अनुसार बात करें तो वस्तु से छोटा अगर हम लोग बात करें तो यहां से भी प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर हमेशा यदि छोटा रहेगा तो यही होगा आंसर घ। यहाँ पर दोनों विकल्प संभव है। यहाँ पर ख और घ दोनों लेकर हम लोग चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? समांतर किरण पुंज की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को हम लोग देखते हैं। यदि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें फोकस से यदि गुजरती है फोकस से होकर गुजरती है तो हमें समांतर किरण पुंज मिलती है। यहां पर यदि बात करें, इसमें अगर फोकस से गुजरती हुई निकलती प्रतीत होती है तो ये प्रकाश की किरणें समांतर आने पर फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो इसके अनुसार अगर बात करें तो इसका आंसर ये निकल कर आता है। तो अवतल दर्पण द्वारा ही हमें समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? इसमें 6 केसेस हैं, जिसमें यह भी एक केस है कि कहां पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। तो यदि प्रकाश की किरणें अनंत से आती हुई प्रतीत होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस पर मिलती है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इसके अनुसार इसका आंसर प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है तो प्रकाश की किरणें कहां से आएगी? अनंत से आएगी। इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। एक रिलेशन है F बराबर R/2, या हम लोग बात करें R बराबर 2F, बात करें R बराबर 2F।
ये दोनों दर्पण के लिए सही है। तो यहां से संबंध देख लेते हैं। फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और ये अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए सही है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अवतल दर्पण में वस्तु बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। जब अवतल दर्पण की बात करें और वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो, ये तो आपका ध्रुव हो गया, फिर ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। यदि वस्तु की स्थिति को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो यह आवर्धित प्रतिबिंब की स्थिति है। यहां से प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वो पीछे होगा, पीछे की तरफ बढ़ाने से हम लोग आभासी, काल्पनिक और बड़ा, आंसर ग होगा, आभासी, काल्पनिक और बड़ा। इस तरह से हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन और प्रश्नों के लिए MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।